ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष चर्चा। भारत के इतिहास, संस्कृति और पर्यटन को उजागर करता आजादी का अमृत महोत्सव। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर विकास कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सरकार द्वारा समूचे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति को उजागर करने और देशवासियों में इसके प्रति गौरव का एहसास पैदा करने के लिए ये महोत्सव बड़ा महत्वपूर्ण है और देश भर में इस दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और हाल ही में हमारे श्रोताओं को याद ही होगा कि आजादी के अमृत महोत्सव की एक विशेष बैठक हुई, दूसरी, जिसमें प्रधानमंत्री ने संबोधन भी दिया। और इस विशेष बैठक में आगे आने वाले समय में इस महोत्सव को कैसे मनाया जाए, क्या कुछ गतिविधियां इसमें आयोजित हो और साथ ही कैसे ये जन आंदोलन का एक रूप ले, जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो। विकास जी, सबसे पहले हम आपसे सरकार और संस्कृति मंत्रालय के इस आजादी का अमृत महोत्सव कितना बड़ा है और ये महोत्सव कितना महत्वपूर्ण है? कमल जी, जैसे कि आप जानते हैं कि 12 मार्च 2021 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और इसमें 75 सप्ताह तक अलग अलग विषयों पर, विशेषकर उन विषयों पर जो देश के उन लोगों को समर्पित है जिनका योगदान कहीं न कहीं हम लोगों ने इतना याद नहीं रखा। तो ये जानने का एक सुनहरा अवसर है इस युवा पीढ़ी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो उन लोगों को भूल चुके हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। ऐसे अनसंग हीरोज को याद करना जो कहीं न कहीं हमारी यादों से आज गायब हो चुके हैं, जैसे आदिवासी विद्रोह हो, चाहे किसान विद्रोह हो या किसी भी तरह का जो स्वाधीन संग्राम से रिलेटेड विद्रोह है, कई लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दिया। चाहे भीकाजी कामा हो, चाहे बिरसा मुंडा हो या इस तरह के लोग हैं, उनको भी हमें याद करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में आप जानते हैं कि रानी गेडिनल्यू का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। उनके योगदान को हम लोगों ने कभी नहीं सराहा, उन जैसे लोगों को भी याद किया गया। तो इस मायने में ये अमृत महोत्सव अपने आप में एक बहुत अच्छी तस्वीर पेश करता है। ये सभी लोगों को जोड़ने का काम करता है, विरासत को याद करने का और अपनी साझी विरासत को आगे बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम करके सरकार ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है देश को एक मंच पर लाने का और सभी के सामने, अगली सरकारों के सामने भी एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया है जिसको शायद आगे भी जारी रखना चाहिए। निश्चित रूप से विकास जी, और जैसा कि बार बार इस महोत्सव के 5 स्तंभों को दोहराया जाता रहा है जो कि बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक स्तंभ जो देश की स्वतंत्रता है उसके स्वप्न साकार हों। और इसमें जैसा कि आपने कहा भी कि जो हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिनके योगदान को शायद हमने याद नहीं रखा, उनके योगदान को याद रखा जाए। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ इसमें यह है कि आइडियाज एट 75, यानी अब का जो भारत है उसके लिए हमारे क्या लक्ष्य हैं, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो, भारत का विकास हो, कई मायनों में भारत को आगे बढ़ाना हो, इस मामले में भी हमें लक्ष्य तय करने हैं। तो इस ओर भी जोर है। ऐसे में आप इस महोत्सव की क्या अहमियत देखते हैं? जो लक्ष्य है किसी भी देश को केवल ये नहीं कि उन्होंने पहले क्या पा लिया है, आने वाले वर्षों में वो क्या करना चाहते हैं, इसका भी एक झलक मिलनी चाहिए। तो अपने आप में ये एक गौरव का विषय है कि ये जो 75 सप्ताह का कार्यक्रम है, ये भारत की आने वाली नीतियों के बारे में भी कहीं न कहीं हमें दिखाता है, दर्शाता है। ये भारत की आज की ताकत को भी दिखाता है। जैसे कि अबुल कलाम जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम 21वीं सदी में, खासकर उनका लक्ष्य था कि 2020 तक हम ये पूरा करें, लेकिन किन्हीं वजहों से ये चीजें नहीं हो पाई। तो लेकिन आगे भी ये बहुत जल्दी चीजें पूरी होने की तरफ बढ़ रही हैं। भारत अंतरिक्ष में बहुत सफलता प्राप्त की है। पिछले दशक में भारत ने इसरो के माध्यम से जितनी सफलता प्राप्त की है उतना पहले नहीं किया और इस मामले में विकसित देशों की पंक्ति में आकर वो काफी हद तक खड़ा हो गया है और आगे भी पूरी संभावना है कि भारत इस विषय में और भी कई विषयों में आर्थिक प्रगति करके आगे बढ़ता रहेगा। तो 75 वर्ष जो हम मनाने वाले हैं 15 अगस्त 2022 में, ये अपने आप में एक गौरव का विषय होगा और अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो और हमारी जो प्राचीन परंपरा, धार्मिक परंपरा रही है, उसका भी पुनर्गौरव प्राप्त करने की जो चेष्टा की जा रही है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है।
विकास जी, सरकार का ध्यान इस ओर है कि भारत के युवाओं को इस महोत्सव से पूरी तरह से जोड़ा जाए और इस मामले में हमने देखा भी है कि संस्कृति मंत्रालय और जो इस स्तर पर काम करने वाले मंत्रालय हैं, संगठन हैं, उन्होंने युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। विश्वविद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर और संस्थागत स्तर पर सभी आयोजनों में युवाओं को तैयार किया जा रहा है। तो देश के विकास में, देश के इतिहास के पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं एक इतिहास के विशेषज्ञ होने के नाते? देखिए, युवाओं की भूमिका न केवल इस ओर बल्कि युवाओं तो हर क्षेत्र में देश के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और अगले 30-35 वर्षों तक भारत जो है विश्व का सबसे युवा देशों में से एक रहने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो भारत के पास है, इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और युवाओं के अंदर शक्ति बहुत है, उनके अंदर जोश बहुत है, लेकिन उस जोश के साथ साथ यदि उनको अपनी विरासत को जानने का मौका मिल जाए और जो प्राचीन ज्ञान भारत की परंपराओं में निहित था, छिपा हुआ था, उसको जानने का और उस पर गौरव करने का यदि मौका मिल जाए तो युवा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में सिद्ध हो सकते हैं। जैसे हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, चाहे वो मंदिरों के माध्यम से हम समझना चाहें, चाहे वो हम संस्कृतियों के माध्यम से समझना चाहें, चाहे वो अपने धर्मों के माध्यम से समझना चाहें या किसी और भी प्रकार समझना चाहें, युवाओं तक पहुंचनी बहुत ही आवश्यक है। और इस क्षेत्र में सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार करके, कुछ महत्वपूर्ण साइट्स का, जो ऐतिहासिक साइट्स हैं, उद्धार करके इस तरफ काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वजह से युवाओं को इसके बारे में पता चलेगा और वो अपने प्राचीन राष्ट्रीय गौरव को भी समझने में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप देखिए कोणार्क का मंदिर, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है या एक ये धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, ये हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान को भी दर्शाता है। आप देखिए कि जिसमें इसके 5 तल हैं। पहले तल पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से बाल्यावस्था के चित्र वहां पर अंकित है और बचपन में सीखने वाली चीजों की, फिर युवावस्था की, फिर प्रौढ़ और फिर वृद्ध लोगों के लिए। तो इस तरीके से हमारे ये जो मंदिर हैं, ये इंफॉर्मेशन का भी एक केंद्र रहे हैं। अगली पीढ़ी तक कैसे वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ये भी इन इमारतों का, इन मंदिरों का, प्राचीन स्मारकों का इस मामले में भी काफी महत्व रहा है। तो हमारे युवा निश्चित रूप से जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इस तरह के जो कार्यक्रम है, अगर वो निरंतर होते रहें तो उनके अंदर एक सोच इनकलकेट होगी, एक समझ पैदा होगी और अपने देश के प्रति गौरव की भावना, जो खोया हुआ गौरव है और जो एक भावना है, एक धारणा है कि तीसरी दुनिया का देश की भावना है, उससे बाहर निकलकर हमारे युवा एक विकसित देश की तरफ उन्मुख होने की कोशिश करेंगे और अपने देश को विश्व पटल पर और भी आगे ले जाएंगे। पिछले कुछ दशकों में आपने देखा कि भारत की प्राचीन परंपराओं, जिसमें योग, ध्यान और औषधि, जिसे हम आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, इन सब चीजों पर भी काफी ध्यान दिया गया है। तो ये चीजें जो दुनिया को भारत ने पहले सिखाई थी और अब वह वेस्ट से सीख रहा है, तो इस बारे में लोगों को जानना चाहिए कि किस प्रकार से भारत के प्राचीन ग्रंथों में, चाहे वो योग सूत्र हो, चाहे वो अष्टाध्यायी हो या इस तरह के जो प्राचीन ग्रंथ लिखे गए, उन्होंने किस प्रकार से भारत को इतनी अधिक एडवांस चीजें उस समय में दी, जिनका फायदा आज पूरा विश्व उठा रहा है। विकास जी, ये भी आवश्यक है कि हम अपने ऐतिहासिक घटनाक्रमों की जानकारी भी रखें, क्योंकि हर कोई एक इतिहास का विद्यार्थी नहीं है। लेकिन आपसे मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव जैसे जो सेलिब्रेशंस हैं, उनका मकसद है कि एक युवा अपने आधुनिक इतिहास और अपने प्राचीन इतिहास सभी की जानकारी रखे। तो विशेष रूप से जो हमारा इतिहास में आधुनिक इतिहास कहा जाता है, जिसमें औपनिवेशिक शासन हमारे ऊपर था, उसमें हमारा क्या संघर्ष रहा, ऐसे घटनाक्रमों को जानना कितना आवश्यक है एक आम युवा के लिए, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संघर्ष रहा हो, भगत सिंह का संघर्ष रहा हो, दूसरे क्रांतिकारियों का संघर्ष रहा हो। देखिए, आपने जैसे कि इन महापुरुषों का नाम लिया, इन सब के बारे में तो लोग जानते ही हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में लोग उतना नहीं जानते। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, साल दर साल इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए और अनसंग हीरोज के कारनामों को आगे लाया जाए। इस क्रम में मैं देखता हूं कि सरकारें और आम लोग क्या कर सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मॉन्यूमेंट्स, अगर किसी शहर की कोई विरासत रही है, कोई परंपरा रही है, कोई समझ रही है और कोई योगदान रहा है, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको कमेमोरेट करना चाहिए। इस क्रम में मॉन्यूमेंट्स बनाने चाहिए, उससे जुड़े हुए तारीखों पर मेले लगने चाहिए और संगीत और इस तरह के कार्यक्रम भी होने चाहिए। तो ये एक योगदान हो सकता है उन चीजों को याद करने का, उनको समझने का। जैसे कि आपने अभी एक सवाल पूछा था कि आम लोगों के लिए कितना आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों और जो इतिहास के छात्र हैं, उनसे भी अधिक
उनको तो पता होना चाहिए ही, लेकिन आम लोगों को जानना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आम लोग ही देश में बड़ी संख्या में होते हैं। यदि उन्हें अपने देश का गौरव पता होगा, यदि उन्हें प्रेरक व्यक्तित्व का पता होगा, तो उन पर निश्चित रूप से उनकी छाप पड़ेगी और वो भी उस तरह के कार्य करेंगे। कोई भी देश किसी इमारतों से, किसी जगह से महान नहीं होता, वो उसमें रहने वाले लोगों से महान होता है। तो कमल जी, मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आम लोगों के लिए अपने देश के महापुरुषों का, ऐसे लोगों का जिन्होंने उस देश की स्वाधीनता में बढ़ चढ़कर भाग लिया हो, उनके बारे में जानना अति आवश्यक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मंगल पांडे जी जो मेरठ से जुड़े हैं, उनके बारे में इतिहास में ठीक ठाक मात्रा में है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर लोगों ने संघर्ष किया, उनके नाम इतिहास में आज भी नहीं है। जैसे धन सिंह कोतवाल का नाम मैं जानता हूँ मेरठ से, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर संघर्ष करते रहे, उन लोगों का नाम इतिहास की किताबों से नदारद है। तो इतिहास लेखन में भी हमें ये चीजों का ध्यान रखना होगा कि उन लोगों को लाया जाए जिन लोगों का योगदान निश्चित रूप से रहा, लेकिन हमने इतिहास में उनका ड्यूज उनको नहीं दिया। तो ये कर्तव्य इतिहासकारों का भी है, सरकारों का भी है, और आम लोगों का कर्तव्य ये है कि वे जानकारी उन लोगों तक पहुंचाएं जो वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर जानते हैं। तो इसमें स्थानीय इतिहास का भी होना बहुत आवश्यक है, और इसमें बुजुर्गों के इंटरव्यूज और जिन लोगों ने स्वाधीनता संग्राम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्ट लिया है, उनमें से कुछ लोग आज भी जीवित हैं, उनके एक्सटेंसिवली उनके इंटरव्यूज इसमें समाहित किए जाने चाहिए। तो आम लोगों का ये जानना बहुत आवश्यक है। कमल जी, मेरा ऐसा मानना है। विकास जी, पर्यटन हम देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों में देश का समृद्ध होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से सरकार ने कुछ नीतियां तैयार की हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मारकों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, जो आध्यात्मिक स्थल हैं उनका भी पुनर्निर्माण हमें देखने को मिल रहा है। तो आप इस देश के गौरव को बढ़ाने के साथ साथ पर्यटन को किस तरह से इससे बढ़ावा मिल रहा है, और विश्व स्तर पर भारत का जो बढ़ता पर्यटन है उससे भारत की छाप कैसे विश्व स्तर पर और ज्यादा मजबूत होती आपको दिख रही है? पर्यटन अपने आप में एक अकेली चीज नहीं है। पर्यटन, जैसे कि हम सभी जानते हैं, उस देश की संस्कृति की झलक भी कहीं ना कहीं विश्व पटल पर ले जाता है। पर्यटन कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है किसी भी देश के लिए। पर्यटन लोगों को जोड़ता है और भूमंडलीकरण उसको भी बढ़ावा देता है। तो इस मायने में सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है और साइट्स का जीर्णोद्धार किया है, चाहे वो पंजाब के अमृतसर में हमारे जो साइट है उसको पुनरुद्धार किया, चाहे वो अभी हाल ही में विश्वनाथ मंदिर के विषय में कुछ घोषणाएं हुई, चाहे वो उत्तराखंड में संस्कृति के पुनर्जीवित करने के लिए कुछ घोषणाएं हुई। ये सभी घोषणाएं कहीं ना कहीं देश के गौरव को ऊपर लाने का निश्चित रूप से कार्य करेंगी। न केवल विरासत को, संस्कृति को, समाज को समझने का मौका मिलेगा, बल्कि इकोनॉमी भी और भी ज्यादा बेहतर होगी। और जो मैंने आपको बताया कि भूमंडलीकरण का एक मौका मिलेगा। देखिए, जब किसी दूसरे देशों से लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ की संस्कृति को समझेंगे और किसी न किसी तरह का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो बौद्धिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो सामाजिक और आर्थिक इन्वेस्टमेंट हो, वो यहाँ पर होगा, तो उसी क्रम में यहाँ के लोग भी वहाँ पर अपना निवेश करेंगे, उनको भी बाहर जाने का मौका मिलेगा। ये चीजें दो तरफा होती हैं, और खासकर इस कोरोना काल में पर्यटन रुक सा गया है। नई चीजें पुनरुद्धार करना, अपनी विरासत को पुनर्जागृत करना और लोगों को फिर से अतिथि देवो भव का भाव जागृत करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। तो मैं ये देखता हूँ कि सरकार के इसके विषय में किए गए कार्य पिछले कुछ वर्षों में काफी महत्वपूर्ण रहे हैं, और आने वाले वर्षों में भी मैं देखता हूँ कि विश्व के अनेक हिस्सों से जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, वो किसी न किसी तरीके से प्रेरित होंगे, आकर्षित होंगे, और सरकारी कुछ योजनाएं होनी चाहिए जरूर इस बारे में, जो विदेशियों को यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को जानने और पहचानने के लिए आकर्षित करें और उनको आमंत्रित करें। तो मेरा यही कहना है कि जो भारत की प्राचीन परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, कहीं ना कहीं हमारा टूरिज्म उस वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ावा दे सकता है। जो आजादी का अमृत महोत्सव है और 25 साल तक चलने वाला, यानी 2047 तक, जब तक कि भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय तक चलने वाला अमृत काल है। इस दौरान जो भी सेलिब्रेशंस हैं, विकास की जो भी इबारत है, उसको हम पूरा होता हुआ अब देख पा रहे हैं सरकार के प्रयासों से, लोगों की जन भागीदारी से। विकास जी, कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा भारत के इतिहास, संस्कृति और पर्यटन को उजागर करता आजादी का अमृत महोत्सव। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर विकास कुमार और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।